बच्चों, अभी तक हमने देखा कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है और उसको मेसलसन और स्टाल ने ई कोलाई लेकर और हैवी नाइट्रोजन लेकर प्रूफ किया। अब हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन होती कैसे है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें और कैसे रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगी, उसका मैकेनिज़्म क्या है। तो पहले रेप्लिकेशन के अंदर ये 5 चीज़ें चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ एब्सेंट है तो रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से डीएनए बनाना। और हमें बहुत सारा डीएनए क्यों चाहिए? ताकि हम बहुत सारा प्रोटीन ले सकें, जैसे इंसुलिन प्रोटीन या जो भी इकोनॉमिकल जो यूज़ है वो प्रोटीन का होता है। ठीक है। तो जब तक बहुत सारा डीएनए नहीं होगा तब तक बहुत सारा प्रोटीन नहीं बन सकता। इसलिए हमें बहुत सारी डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज़ में भी। ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए रेप्लिकेशन के लिए? सबसे पहले ओराई चाहिए। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है। हमें ओराई क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कहीं भी स्टार्ट नहीं हो सकता, उसके पास एक पॉइंट होना चाहिए, वहीं पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। जो रेप्लिकेशन है वो डीएनए के किसी भी पार्ट पे स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक है। इसलिए हमें एक ओराई चाहिए और इसी ओराई के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वेक्टर की ज़रूरत है। वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा डीएनए जिसे हम बाहर से लाएं ताकि हमें ओराई मिल सके। ठीक है। जैसे अगर ई कोलाई के अंदर ओराई नहीं है या हमने किसी भी प्लांट का या एनिमल का कोई भी डीएनए निकाला जिससे हमें पता है कि इससे हम जो चाहते हैं हमारा मनपसंद प्रोटीन बन सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसके पास ओराई हो, तो इसीलिए हमें एक वेक्टर चाहिए। वेक्टर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा और इसके पास ओराई होगा, इसीलिए हमें वेक्टर की ज़रूरत है ताकि वो ओराई दे सके। ओराई के बिना रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ है प्राइमर। प्राइमर का मतलब है एक छोटा सा सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जब भी हमें डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन या कुछ भी स्टार्ट करना है, कोई भी प्रोसेस, तो वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, उसको एक इनिशिएटर चाहिए। तो उसको एक सीक्वेंस चाहिए, सपोज़ इतनी प्राइमर की सीक्वेंस चाहिए ताकि और डीएनए उस पर ऐड होके पूरा डीएनए बन सके। ठीक है। इसके बाद है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से ही तो डीएनए बनेगा। ठीक है। डीएनए का जो मोनोमर है जिससे डीएनए बना होता है वो किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये सबस्ट्रेट भी है। सबस्ट्रेट का मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है। इसी से डीएनए बनेगा। और दूसरी चीज़ क्या है? ये पॉलीमराइजेशन की एनर्जी भी देगा। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होंगे? 3 फॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं। ठीक है। एटीपी में जैसे होते हैं ना, 3 फॉस्फेट होते हैं, तो जैसे एटीपी एनर्जी देता है ऐसे ये भी 2 फॉस्फेट अलग हो जाते हैं, 1 फॉस्फेट अलग हो जाता है, तो ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये पॉलीमराइजेशन के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए एनर्जी भी देता है और इसी से पॉलीमर बनता है। ठीक है। तो इसके 2 पर्पस हैं। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ही वो एंजाइम है जिससे क्या बनेगा? डीएनए बनेगा। ठीक है। यही डीएनए को बनाएगा। इसके बाद है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का क्या मतलब है? जो डीएनए रेप्लिकेशन है इसके अंदर पूरा डीएनए रेप्लिकेशन एक साथ नहीं होता, एक स्ट्रैंड में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो आधा आधा होता है। तो इसको क्या चाहिए? इसको लाइगेज चाहिए ताकि वो इन टूटे हुए फ्रेगमेंट्स को जोड़ सके। ठीक है। अब हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। सबसे पहले तुम्हें याद रखना है डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' पे ही होता है। ठीक है। जब भी नया डीएनए बनेगा तो वो कैसा होगा? 5' to 3'। नया डीएनए ये रेड वाला है, पुराना डीएनए ब्लू वाला है। तो नया डीएनए कैसा है? 5' to 3'। यहाँ पे भी नया डीएनए कैसा है? 5' to 3'। ठीक है। अब सबसे पहले जब भी हमारा डीएनए बनता है तो ये रेप्लिकेटिंग फॉर्क के रूप में बनता है। रेप्लिकेटिंग फॉर्क के रूप में क्यों होता है डीएनए रेप्लिकेशन? क्योंकि जो हमारा डीएनए है ये पूरा एक साथ सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिएगी। ठीक है। तो हमारे पास कम एनर्जी है, तो हम थोड़ा थोड़ा इसको खोलते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेशन करते जाते हैं। ठीक है। अब जो ये टेम्पलेट डीएनए है, हमें पता है जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक 3' to 5' पे होता है और एक कैसा होता है? 5' to 3' पे होता है। ठीक है। 5' to 3', 3' to 5'। ठीक है। ये एंटी पैरेलल पोलैरिटी में होते हैं।
अब इसके जो दो स्ट्रैंड्स हैं इन पे अलग अलग तरीके से रेप्लिकेशन होगा। एक पे होगा कॉन्टीन्यूअस और एक पे होगा डिसकॉन्टीन्यूअस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो डीएनए है, ये देखो पहले इतना खुला हुआ है सपोज़, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन हो गई, यहाँ पे एक रेप्लिकेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद डीएनए और खुल गया, तो जो रेप्लिकेशन थी वो ये वाली तो बढ़ती गई कॉन्टीन्यूअसली, लेकिन ये वाली इतनी हुई हुई थी तो ये और इतनी हो गई। ऐसे ऐसे जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे ये और होती जाएगी। तो एक तरफ होगी कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस और एक तरफ होगी डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस, ठीक है। तो जिस तरफ कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होगी उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसके ऊपर कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या होगा? 3' to 5', ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड कौन सा होगा? जिसके ऊपर डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है। डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस क्यों होती है? क्योंकि जो रेप्लिकेटिंग फॉर्क है वो हम एक साथ पूरा नहीं खोल सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस जब भी होगी तो वो 5' to 3' डायरेक्शन में होगी, और जो भी टेम्पलेट डीएनए होगा वो कैसा होगा? 3' to 5' होगा, ठीक है। तभी तो 5' to 3' सिंथेसिस होगी, क्योंकि जो हमारा टेम्पलेट है वो 3' to 5' है। तो एक स्ट्रैंड है लीडिंग स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स हैं। ये कौन सी फ्रेगमेंट्स है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है इनको बाद में जोड़ा जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे डीएनए तो हमारे काम के होंगे नहीं, तो इनको कौन जोड़ता है? डीएनए लाइगेज जोड़ता है, ठीक है। एक बार हम दोबारा देखते हैं कि क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? एक ओराई चाहिए। ओराई एक पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। ओराई पाने के लिए ही हम कभी कभी वेक्टर डाल देते हैं अपने ई कोलाई में या अपने किसी भी बैक्टीरिया में, ताकि हमें वो पॉइंट मिल सके जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद एक प्राइमर चाहिए होता है। प्राइमर मतलब एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, जिससे जुड़ जुड़ के बाद में कोई भी रेप्लिकेशन या कोई भी ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या करेंगे? ये एनर्जी भी देंगे पॉलीमराइजेशन की, और ये सबस्ट्रेट भी हैं, रॉ मटेरियल भी हैं। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा? डीएनए बनाएगा नया। इसके बाद लाइगेज चाहिए ताकि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को हम जोड़ सकें, ठीक है। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो रही है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल पोलैरिटी में हैं, ठीक है। इसके बाद ये खुलेंगे थोड़े थोड़े, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए कि अगर हम दोनों को बिल्कुल अलग करेंगे, तो इसी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स पे अलग अलग तरह की सिंथेसिस होगी। एक पे होगी कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस और एक पे होगी डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस। जिस पे कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होगी उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। जिस पे डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होगी उसको क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। जब भी रेप्लिकेशन होगी वो 5' to 3' ही होगी, ठीक है। तो ये भी 5' to 3' है और ये भी 5' to 3' है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं। इन फ्रेगमेंट्स का नाम क्या है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इनको जॉइन कैसे किया जाता है? डीएनए लाइगेज से।